नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे और बात करेंगे झांसी की, जहां वर्तमान सरकार वित्त विहीन शिक्षकों की समस्याओं तथा उनके मामलों को लेकर पूरी तरह से संवेदनशील है। और आगे देखेंगे कहां शिक्षकों की तमाम समस्याओं को लेकर संघर्ष की इच्छा शक्ति के साथ वह चुनावी मैदान में उतरे हैं। और अंत में देखेंगे कहां पद्म भूषण वृंदावन लाल वर्मा स्मृति ट्रस्ट के तत्वाधान में उपन्यास सम्राट डॉक्टर वर्मा की 135वीं जयंती समारोह का हुआ आयोजन। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। खबर चंदौली से है, जहां चकिया से रघुनाथपुर वाली रोड पर पेट्रोल पंप मुरारपुर के पास अभी तत्काल या घटित घटना, जिसमें गांव गोढ़ियार जो कि अपने बाइक से अरोरा की तरफ जा रहा था। मुरारपुर पेट्रोल पंप के ठीक सामने या मिर्चा एवं टमाटर की जो पिकअप बहुत ही स्पीड से आती जाती है, जिसमें प्रशासन का कोई रोक नहीं है। जितनी भी इस महीने में घटना घटित हुई हैं, सारी पिकअप के द्वारा ही हुई हैं। अभी तक इस पिकअप वाले पर कोई प्रशासन की निगाह और ध्यान नहीं है। यह घटना जो हुई है वह अभी पिकअप के द्वारा ही हुई है। अतः मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूं और निवेदन करता हूं कि सारी पिकअप जो भी मिर्चा और टमाटर की चलती हैं, उस पर तुरंत तत्काल रोक लगा दें। चंदौली से सी न्यूज संवाददाता अंकित सैनी की रिपोर्ट। धार जिले के पर्यटक स्थल मांडू में इन दिनों 5 दिवसीय मांडू उत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत आज तीसरे दिन राजस्थान के गायक कलाकार मामी खान के द्वारा अपने गीतों की प्रस्तुति दी गई। इस प्रस्तुति की यह विशेषता रही कि यहां पर राजस्थानी, उर्दू, मालवा भाषा संगम मामी खान गीतों में सुनाई दिया गया। धाने के आज के दिन श्रोताओं की भीड़ में कार्यक्रम में अवस्था फैलती हुई जरूर देखी गई, जिसे देखकर इवेंट वालों ने अपनी चुप्पी साध रखी थी। मीडिया बॉक्स की तो यह हालत थी कि यहां उनके बैठने का भी इंतजाम नहीं था। दूसरे ही लोगों ने यहां पर अपना कब्जा भी जमाए रखा। मालवा जी, ये संगम आज हमने देखा है, कैसा लगा आपको? ये संगम सर अभी नहीं, पहले भी बनता हुआ आ रहा। मालवा और राजस्थान का बहुत पुराना संबंध है। और संगीत की बात करें तो जो मैं वैसे मेरे वालिद साहब के साथ जब 12 साल का था तब मैंने यहाँ में आया था भोपाल में। और एक चीज़ कहूँगा, तब से मुझे इतना प्यार मिल रहा है, इतना रेस्पेक्ट मिल रहा है, इतना आशीर्वाद मिल रहा है। और वो आशीर्वाद, वो प्यार है, उसी की वजह से आज मैं आपके सामने इमाम खान उन्होंने बनाया। एक राजस्थानी, एक उर्दू लफ्ज का संगम आज आपने गीतों के माध्यम से यहाँ की जनता को दिया है। क्या कारण है उसका और क्या राज है उसका? कारण यही है कि मैं जिस घराने से आया हूँ, उस्ताद राणा खान घराना, तो मेरे वालिद साहब उर्दू में भी गाते हैं, पंजाबी में गाते हैं, सराकी में गाते हैं, सिंधी में गाते हैं, ब्रज में गाते हैं, और खैर राजस्थानी में गाते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा रीजन है। दूसरा, हम लोग हिंदुस्तान से, और हमारे जो अब रिलेटिव भी जो हमारे मिरासी कौम के, वो पाकिस्तान में भी रहते हैं, तो वो भी एक संबंध है। दूसरा, पंजाबी जो संगीत है वो भी हम में है। उर्दू अल्फाज जो आप जैसे बात की, अभी जैसे मैंने एक एल्बम रिलीज किया है, डेजर्ट रोज, रेगिस्तान रो गुलाब, उसी का एक गाना सजदे। धार से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। झांसी प्रयागराज शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद के चुनाव के लिए नामांकन भरने वाले माध्यमिक वित्त विहीन शिक्षक महासभा के प्रदेश संगठन मंत्री इमरान अहमद का कहना है कि वर्तमान सरकार वित्त विहीन शिक्षकों की समस्याओं तथा उनके मामलों को लेकर पूरी तरह से संवेदनशील है। विधान परिषद प्रत्याशी इमरान ने कहा कि उनकी पहली लड़ाई वित्त विहीन शिक्षकों को उनका अधिकार दिलाने के लिए होगी। इसके अलावा पुरानी पेंशन योजना को लागू करवाना भी उनकी प्राथमिकता सूची में शामिल है। नई शिक्षा नीति के बारे में उन्होंने कहा कि यदि सरकार निजीकरण को बढ़ावा देगी तो उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। बेसिकली एनपीएस के मामले पे और वित्तविहीन जो हमारे वित्तविहीन साथी हैं, वित्तविहीन साथियों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, जिनके लिए कभी कोई भी सरकार बिल्कुल से शून्य है, इनकी संवेदनाएं शून्य है। सरकार की संवेदनाओं के लिए अगर हम पहुंचते हैं हमारे साथियों की तरफ से, वित्तविहीन की तरफ से, तो निश्चित रूप से हम वित्तविहीन के लिए ही आवाज़ उठाएंगे। और एनपीएस का जो मुख्य मुद्दा है, जो हमारे साथी हैं जो अब सरकारी स्कूलों में जा रहे हैं, माध्यमिक में जा रहे हैं, तो उनके लिए हमारे सरकारों ने, कोई जो भी सरकार हैं, उन्होंने क्या किया है कि एनपीएस को, पुरानी पेंशन को ख़त्म कर दिया है। अब इसको दोबारा से बहाली हो, जैसे कि दूसरे प्रदेशों में की जा रही है सरकारों के द्वारा। नई शिक्षा नीति के बारे में क्या सोच रखते हैं? नई शिक्षा नीति आज के परिदृश्य में जो आज हमारे मॉडर्न एजुकेशन के हिसाब से ठीक बैठती है, क्योंकि ये सरकार का एक अच्छा पहल है। आपको नहीं लगता नई शिक्षा नीति से निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा शिक्षा को?
निजीकरण को बढ़ावा ये सरकार अगर बढ़ावा देना चाहेगी तभी निजी शिक्षण संस्थाओं को हायर किया जाएगा। और जे अगर ऐसा किया जाता है जो 85% हम लोगों की वित्तविहीन हमारे साथी, वित्तविहीन हमारी संस्थाएं जो 85% एजुकेशन को पूरक करती हैं हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, तो अगर इनके साथ कोई भी चीज़ होगा तो इनके कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ा जाएगा। प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री के स्तर से कुछ ऐसा नहीं हो रहा, कोई कार्रवाई से नहीं हो रही है जिस पर आप मुद्दे बात कर रहे हैं? प्रदेश सरकार के द्वारा, शिक्षा मंत्री के द्वारा, सरकार के द्वारा, शिक्षा मंत्री द्वारा नहीं कहेंगे, प्रदेश सरकार के द्वारा वित्तविहीन शिक्षकों के लिए ऐसी कोई योजना नहीं है, जिनसे कि इससे पहले की सरकारों ने, पूर्ववर्ती सरकार ने 200 करोड़ रुपए वित्तविहीन शिक्षक साथियों के लिए दिए थे, लेकिन इस सरकार ने हम लोगों के लिए कोई भी ऐसी वित्तविहीन साथियों के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं दी है जिससे कि वित्तविहीन को बढ़ावा मिले। जो समाज के 85% छात्रों को, छात्राओं को शिक्षित करते हैं, उनके लिए कुठाराघात हो रहा है। दूसरा कारण यही है, क्यों हो रहा है कि आप देख लीजिए कि यहाँ पे जितने भी हम लोगों की आज की स्थिति है, आज की स्थिति में हम लोग देखते हैं कि अभी नई मानता नीति लागू हुई है, जिसमें अब एक नया विद्यालय, वित्तविहीन विद्यालय खोलना एक दूर की कौड़ी हो गया है। कोई भी महाविद्यालय, कोई भी माध्यमिक विद्यालय कोई खोल ही नहीं पाएगा। महाविद्यालयों से ज़्यादा माध्यमिक विद्यालय खोलने में NSC-FD जो आज पहले 35,000 थी, आज उसको 11 लाख कर दिया गया है। जो ज़मीन 650 वर्ग मीटर शहरी क्षेत्र में लेने होती थी, आज उसको 3,000 कर दिया। तो कोई ऐसे हमारे वित्तविहीन साथी कैसे खोल सकते हैं वित्तविहीन हमारे महाविद्यालय और माध्यमिक के इंटर कॉलेज। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। इलाहाबाद झांसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद के चुनाव के लिए नामांकन भरने वाले उत्तर प्रदेश शिक्षक महासभा के संरक्षक रामकृष्ण शर्मा ने कहा कि शिक्षकों की तमाम समस्याओं को लेकर संघर्ष की इच्छा शक्ति के साथ वह चुनावी मैदान में उतरे हैं। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से मातृत्व अवकाश दिया जाता है, उसी तरह से पितृत्व अवकाश भी दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को राजकीय किए जाने, प्रबंध तंत्रों का हस्तक्षेप कम किए जाने, प्रधानाचार्य की भर्ती लिखित परीक्षा तथा आरक्षण के आधार पर किए जाने, शिक्षा विभाग के सभी कार्यालयों में सिटीजन चार्टर लागू करते हुए सभी देयकों का समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित किया जाना, सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों तथा कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने, माध्यमिक विद्यालय में स्थानांतरण नीति को सरल किए जाने, 1 अप्रैल के बाद नियुक्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को लागू किए जाने व आदि मांगों को लेकर वह चुनाव मैदान में उतरे हैं। और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश शिक्षक महासभा शिक्षकों का एक मजबूत संगठन है जो लगातार शिक्षकों के हितों की लड़ाई को लड़ रहा है। कृष्ण शर्मा। रामकृष्ण जी, आज आपने किस चीज़ का नामांकन किया है, कहाँ से आए हैं, किस संगठन से? हम उत्तर प्रदेश शिक्षक महासभा से आए हैं, प्रयागराज से। किस चीज़ का नामांकन दाखिल? ये MLC प्रत्याशी का। क्या मुद्दे हैं आपके? हमारे मुद्दे, पहला है पुरानी पेंशन बहाली का, दूसरा है प्रधानाचार्य की नियुक्ति आरक्षण नियमों के आधार पर लिखित परीक्षा के आधार पर हो। अगला है जितने भी अशासकीय विद्यालय हैं, सहायता प्राप्त विद्यालय, उनको राजकीयकरण किया जाए, जिससे कि उन सभी को उनके तरह सुविधाएं सभी को मिले, सभी शिक्षकों को। जैसे चिकित्सीय व्यवस्था, राजकीय विद्यालय में चिकित्सीय व्यवस्था मिली हुई है, उसी तरह यहाँ पर भी उपलब्ध होनी चाहिए। और अगला है प्रबंध तंत्र का जो अधिकार है वो सीमित किया जाए, जिससे कि सभी शिक्षक उनसे परेशान रहते हैं। अगला है कि राजकीयकरण जितने विद्यालय हैं उनको किया जाए, और सहायता प्राप्त के साथ साथ जो आपके वित्त विहीन वाले विद्यालय हैं, अगले उसमें वित्त विहीन के विद्यालय को उनके शिक्षकों को उचित मानदेय सरकार दे, एक निश्चित मानदेय दे, जिससे कि उनका भी भरण पोषण हो और उनका प्रबंधकीय तंत्र जो है शोषण न कर सके। और एक हमारा जो संकल्प पत्र में दिया हमने कि मातृत्व अवकाश की तरह पितृत्व अवकाश भी प्रदान किया जाए, क्योंकि सभी परेशानियां वही उठाता है। अध्यापक प्रवक्ता को जो है प्रवक्ता पद नाम दिया जाए, सहायक अध्यापक पद नाम कोई नहीं है, और सहायक प्राइमरी में केवल होता है। इसी तरह की हमारी अन्य मांगे बहुत सी हैं,
जो कि हमने संकल्प पत्र में दिया है, और गुणवत्तापूर्ण जो है शिक्षक का निजीकरण न हो और व्यावसायिक नकरण किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। झांसी में पद्म भूषण वृंदावन लाल वर्मा स्मृति ट्रस्ट के तत्वाधान में उपन्यास सम्राट डॉक्टर वर्मा की 135वीं जयंती समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य कार्यक्रम किला मार्ग स्थित वृंदावन लाल वर्मा पार्क में समारोह का शुभारंभ उपन्यास सम्राट की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलन कर भव्यता से किया गया। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता राजीव की रिपोर्ट। आरोपों के बाद पूरे महकमे में सनसनी फैल गई। विभाग के कोई भी अधिकारी अधिक मामले में कुछ भी कहने से कतरा रहे हैं। हालांकि आरोपी चिकित्सक ने मामले में खुद को निर्दोष बताते हुए महिला कर्मी पर काम से बचने के लिए नियत से अनर्गल आरोप लगाने की बात कही है, जबकि पीड़ित का कहना है कि जब वह सिविल सर्जन के निर्देश पर स्थापना को आवंटित 10 लाख रुपए का दवा क्रय करने को लेकर सूची उपलब्ध कराने से संबंधित फाइल पर हस्ताक्षर करने व प्यून के माध्यम से उपाध्यक्ष के टेबल पर भेजा गया था, तो उपाध्यक्ष ने प्यून के माध्यम से ही मुझे चैम्बर में बुलवाया था। उपाध्यक्ष के चैम्बर में मैं गई तो उपाध्यक्ष ने उन्हें नियम विरुद्ध कार्य करने को कहा, जिस पर आनाकानी और मना करने पर वो आग बबूला हो गए और कुर्सी से खड़े होकर उनके प्राइवेट पार्ट को धक्का देते हुए उन्हें चैम्बर से बाहर निकाल दिया। इस दौरान उपाध्यक्ष ने पीड़िता को गालियां भी दी। पीड़िता के अनुसार घटना के दौरान अस्पताल परिसर में लोगों की काफी भीड़ थी। उसने कहा कि अस्पताल उपाध्यक्ष द्वारा उसके साथ किए गए दुर्व्यवहार और प्राइवेट पार्ट को धक्का मारने की घटना चैम्बर में लगी सीसीटीवी में कैद है, जिसकी जांच होने पर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पीड़ित महिला लिपिक ने अस्पताल के फार्मासिस्ट, सह प्रभारी अस्पताल प्रबंधक प्रिय रंजन नीरज पर भी उपाध्यक्ष के साथ मिलकर चैम्बर में दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। मेरे पास 10 लाख रुपया अलॉटमेंट आया था स्थापना में, तो सीएस हमको बार बार बोल रहे थे कि तू पैसा ख़त्म कर, इसको दवा खरीदारी जल्दी से करो। तो हम बोले सर सूची नीरज देगा तब ना खरीदारी। तो एक बार उसको बोलो, जब उसने हम बोले कि आप दवा का सूची हमको दे दीजिए, हमको दवा खरीदारी करना है, तो बोले कि हम मौखिक को नहीं मानेंगे, हमको लिखित चाहिए। बोले ठीक है आपको लिखित दे दे। 2 तारीख को उनको हम लिखित दिए थे, उसके बाद फिर भी नहीं दिए, तो हम 5 तारीख को स्टाफ को भेजे प्यून का कि जाइए पूछे क्या हुआ दवा के बारे में। तो पूछने गए तो बोलते हैं कि नहीं हम दवा का लिस्ट हम नहीं देंगे। तो फिर हम रिमाइंडर चिट्ठी बनाए, उपायुक्त यहाँ एक कॉपी दिए थे। तो फिर जब बनाए उसके बाद पंडित जी को बोले कि जाइए रिसीव करवा दीजिए। पंडित जी रिसीव करवाए, जाकर डीएस और नीरज दोनों एक ही जगह एक ही चैम्बर में बैठे हुए थे। रिसीव करवा कर आए तो पंडित जी हमको बोलते कि साहब आपको बुला रहे हैं। हम गए तो बोले सर बोलिए, तो इस लेटर नंबर वहाँ का है, तुम यहाँ कैसे चढ़ा दी? बोले स्थापना का पैसा यहीं है, DDO CS यहीं का है, तो हम क्यों नहीं चढ़ाएंगे सर? यदि आपको गलत लगता है तो इसको आप कैंसिल कर दीजिए ना। तो साहब से हम कैंसिल करवा कर दूसरा लेटर बनाते हैं। तो फिर उतनी में क्यों फिर पूरा आग बड़ा बड़ा दिखने लगा, पूरा चिल्लाने लगा। फिर जैसे चिल्लाने लगा वैसे पंडित जी से सब चैम्बर से सोचने लगे कि क्या हुआ। तो बाहर सबको आया, पूरा पब्लिक और स्टाफ सब जुट गया, लेकिन अंदर चैम्बर में कोई नहीं गया था। और उठ के हमको ऐसे करके पूरा धक्का हमको लगाए। बोले सर आप ये क्या कर रहे हैं सर? आप तो यहाँ CCTV लगा हुआ, फिर भी आप ऐसे क्या कर रहे हैं? आपके पास तो कलम है ना, कलम से तो आप मार सकते हैं। तो फिर शांत हो गए, फिर बैठ गए। फिर रजिस्टर हमसे छीनने लगे, निर्गत रजिस्टर फाड़ने वाले थे, लेकिन हम उनसे किसी तरह छीने और छीन के वही तुरंत हम CS के पास गए और तुरंत हम बोले कि सर मेरे साथ इस तरह हरकत हुआ। CS बोले कि अपने आप को तुम संभालो, अभी उसके बाद कार्रवाई बाद में होगा। जैसे वो उठे ना तो ऐसे मतलब पूरा हाथ ही ऐसे लगा दिए थे वो, समझे ना, सीने पे पूरा स्तन पर वो हाथ लगा चुके थे वो आदमी। उसके बाद हम बोले कि सर CCTV कैमरा लगाओ, आप क्या कर रहे हैं सर ये चीज़? देखिए सदर अस्पताल चतरा में कार्य बहुत है और अपने कार्य के संबंधित कोई कार्य उसको आता नहीं है। काम के प्रेशर की वजह से ये सब आरोप लगाए हैं। क्या आरोप लगा हमको भी नहीं पता, सब झूठा आरोप है। आज तक तो कोई आवेदन उसके हाथ से हम देखे नहीं हैं। काम के प्रेशर की वजह से ये सब आरोप लगा के काम से बचना चाहती है। सिविल सर्जन महोदय को 10 बार बताया गया है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण में मौसम के एकाएक मिजाज बदलने से घोड़ासहन प्रखंड क्षेत्र में हाड़ कांपा देने वाली ठंड शुरू हो गई है। शीतलहर के कारण घरों से लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। इस मौसम के प्रकोप से मेहनत मजदूरी करने वाले और स्कूली बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। इस विकट परिस्थिति में घोड़ासहन प्रशासन के द्वारा अलाव की व्यवस्था कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। घोड़ासहन के चौक चौराहों पर लोगों के द्वारा स्वयं की व्यवस्था में अलाव जलाकर आग तापते हुए देखा गया है। चौक चौराहों पर और गाँव के लोगों ने बताया कि इस आपदा घड़ी में स्थानीय
प्रशासन के द्वारा अलाव की व्यवस्था नहीं करना संवेदनहीनता का परिचायक साबित होता है। आपदा प्रबंधन के द्वारा ऐसी परिस्थितियों के लिए फंड आता है, जिसका उपयोग ऐसी विकट परिस्थितियों में करना भी फिर भी प्रशासन जनप्रतिनिधि मौन है। ठंड का क्या हालचाल है? ठंड अपने चरम सीमा पर है और ठंड इस कदर पर है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने लोग हैं। यह बस स्टैंड है, काफ़ी संख्या में लोग रहते हैं, फिर भी हमको लग रहा है कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं वहीं आए हुए हैं। जिनका छोटा मोटा काम है वो लोग तो घर पकड़े हुए हैं। ठंड चरम सीमा पर है। जब प्रशासन के द्वारा अलाव की व्यवस्था क्या अपने से क्लू कर रहा है? प्रशासन के द्वारा कोई भी अलाव का व्यवस्था नहीं है। आप देख सकते हैं कि बस स्टैंड में भी या स्टेशन पर या भगत सिंह चौक पर या बिरता चौक कहीं पर भी अलावा की व्यवस्था नहीं है। ठंड से लोग ठिठुर रहे हैं और बस स्टैंड है, यात्री लोग भी परेशान हैं ठंड के कारण। देखिए, प्रशासन तो बेलगाम हो चुका है। यहाँ जो घोड़ासन का BDO CO राज्य सरकार के द्वारा 20-20 हज़ार रुपया जो है अलाव के लिए दिया गया, कहीं अलाव नहीं हो रहा है। रजवाड़ा ग्राम में ठंड से जो है एक व्यक्ति की मौत हो गई है। इसी तरह चारों तरफ ठंड से लोग मर रहे हैं। इसमें प्रशासन जो है कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही है। उनको अलाव का व्यवस्था कर देना चाहिए। जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार यहाँ का प्रशासन है, पदाधिकारी है। सरकार थोड़े ही इसमें कहीं गलत है। गलत यहाँ का प्रशासन है। प्रशासन जो है नहीं इसका व्यवस्था कर रहा है। प्रशासन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। हांडिया तहसील के अंतर्गत आने वाले सैदाबाद बाजार स्थित शाही मस्जिद का कड़ी प्रशासनिक सुरक्षा और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण किया गया। बता दें कि सैदाबाद बाजार स्थित शाही मस्जिद, जो कि GT रोड के निर्माण के समय शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाई गई थी, इन दिनों प्रयागराज से हल्दिया GT रोड सड़क चौड़ीकरण हो रहा है, जिसको लेकर शाही मस्जिद को पहले ही नोटिस दे दिया गया था। लेकिन शाही मस्जिद के इमाम के द्वारा पहले हाईकोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट दोनों ने मस्जिद के इमाम की याचिका को खारिज करते हुए बताया कि सड़क चौड़ीकरण के दौरान जो भी इमारतें बाधित होंगी उन्हें ध्वस्त किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज मौके पर लोक निर्माण के विभाग के कर्मचारी और पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और शाही मस्जिद का ध्वस्तीकरण किया गया। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। मुर्गी फार्म संचालक और SDO धनगटा से हुआ झड़प का यह मामला संत कबीर नगर के धनगटा थाना क्षेत्र के दीपपुर डीवा का है। बिजली विभाग के SDO धनगटा द्वारा 8 जनवरी को इनामुल्ला पुत्र सिराजुल्ला के मुर्गी फार्म दीपपुर डीवा पर गए और बताया कि 1 किलोवाट का जो कनेक्शन है वह दूसरे के नाम से है और आपके ऊपर 3 लाख का जुर्माना होगा। 1.5 लाख रुपए दे दे तो मामला रफा दफा कर देंगे। 9 जनवरी को 2 दिन में 11 बजे SDO धनगटा और विजिलेंस की टीम के साथ पहुंचे तो पैसा नहीं मिला। SDO धनगटा कुछ स्टाफ के साथ लोग मुर्गी फार्म संचालक इनामुल्ला और उसके भाई के साथ झड़प करने लगे। मुर्गी फार्म संचालक ने बताया कि सौभाग्य योजना के कनेक्शन के लिए 16,000 रुपए लिए हैं। वहीं जब इस मामले पर SDO धनगटा से बात की गई तो बताया कि सारे आरोप बेबुनियाद हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इनामुल्ला है। कहाँ घर है? मेरा घर नेतवापुर है, पोस्ट उमरिया बाजार, थाना धनगटा पड़ता है। ये क्या मामला है कि आप धनगटा थाने पर आए हैं? सर, आज कल भी मेरा एक फार्म चलता है दीपपुर में जी, तो वहाँ कल बिजली टीम SDO साहब भी गए थे जी। SDO साहब मेरा कनेक्शन 2 साल पहले 30/12/2020 को किए हैं जी, मेरी माता के नाम से रिजवाना खातून जिनका नाम है जी, और मेरा फार्म चला था सर। कल भी बिजली गई थी तो कल मैं मौके पे था नहीं फार्म पे जी। उन्होंने मुझसे मिलने के लिए बोला जी। फोन पे वो लोग पैसे की डिमांड किए भाई से, उनके नहीं किए, भाई से बोले कि 3 लाख अगर हम जुर्माना काटेंगे तो 3 लाख का कटेगा जी। उसके बाद उन्होंने 1.5 लाख का डिमांड रखी कि 50% मुझे चाहिए, मैं सारा खत्म कर दूंगा जी जी। उसके बाद जब ये न मिलने पर फिर आज एक बार 11 बजे दिन में बिजली टीम गई जी, और SDO साहब के साथ। SDO साहब जबकि मेरा कनेक्शन किए हैं सौभाग्य योजना के तहत और मुझसे 16,000 रुपये भी लिए हैं कनेक्शन के नाम पे। अच्छा अच्छा, 2 साल पहले ही कनेक्शन हुआ जी। और उसके बीच में जो मीटर तो हमारे नाम से है जी, लेकिन वो ऑनलाइन दूसरे के नाम से दिखा रहा है। उनका कहने का मतलब है जी। हमने कहा सर ये तो गलती आपकी है, आपकी कर्मचारियों की है जी जी। ये तो हमारा, तो हमने जो डॉक्यूमेंट लगना था हमने सारा लगाया जी जी। मीटर मेरे नाम से दिखा रहा है, मेरे पास पेपर भी है जी जी। इसीलिए सर आज हम थाने पे एप्लीकेशन दे रहे हैं। मेरे भाई से जब ये बात हो, मेरा भाई वीडियो बनाने लगा जी जी, कि उसके बाद उसके वो कॉलर पकड़ लिया, हाथाभाई गाली गुलूज देने लगे, मारने पीटने लगे।
मैं भी मौके पर था सर, वीडियो रिकॉर्ड भी मेरे पास है। कौन कौन लोग मारने लगे? ये एसडीओ साहब, एसडीओ साहब रूम की टीम में थी। एसडीओ साहब ने कॉलर पकड़ ली, वीडियो में सर मेरे पास रिकॉर्ड है। धनगटा से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद्र की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले के पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत केशवगढ़ में आज बिटिया कामनी यादव के जन्मदिन पर विधायक पहुंचे। डॉक्टर शिशुपाल यादव, जहां पर भान सिंह यादव द्वारा ग्राम सभा की सीमा में प्रवेश करते ही विधायक दल का घोड़ों बाजों के साथ स्वागत किया गया और सारे गांव से होते हुए नाली निर्माण कार्य का भूमि पूजन भी किया गया। फिर विधायक पहुंचे भान सिंह यादव के घर घर जाकर, जहां पर क्षेत्रीय लोगों को विधायक का काफी स्नेह मिला और विधायक डॉक्टर शिशुपाल यादव ने सबसे पहले बिटिया कामनी को जन्मदिन पर अपनी पार्टी की तरफ से शुभकामनाएं दी और गाँव को एक सामुदायिक भवन और नल योजना के तहत पानी की टंकी की भी सौगात दी। फिर भान सिंह यादव द्वारा विधायक का तुलादान किया गया। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता साकेत यादव की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।